हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पिछले वीडियो तक हमने एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वगैरह, प्रपोजल, ऑफर, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। हमें अब पता लग गया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फ़र्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किस तरह बनते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होता है। तो हम कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कई दूसरे होते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरी इन आवर लाइफ्स। कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनते हैं, नेगोशिएशन से, कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी नेगोशिएट करती है कि आप ऐसा करें, ये करें, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन कई केसेस में नेगोशिएशन इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि दूसरी पार्टी को हमेशा नेगोशिएट। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे की टिकट ले रहे हैं, उधर 40 रुपीज पर फेयर है और आप उधर कहते हैं नहीं जी, हम तो 39 देंगे, 38, 35 देंगे। इन दैट केस देयर इज नॉट पॉसिबल टू नेगोशिएट विद यू, और देयर इज अ टर्म्स एंड कंडीशन सच एज कि आप रेलवे में, मतलब आप ऊपर बैठ के नहीं जा सकते या आप उतर नहीं सकते, आप वो रेलवे को अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते, या इधर ऐसे ऐसे फाइन्स हैं। तो आप ऐसे नेगोशिएट नहीं कर सकते ना कि ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा करूंगा। ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल होती। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ताकि हम एक लार्ज ऑडियंस को कैटर कर सकें जो भी हमारी सर्विसेज यूज होगी। जैसे कि ये काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में यूज़ होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, बैंक्स में, और काफ़ी अलग अलग जो आपकी डेली चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ होते हैं, जिसमें हम बड़ी अथॉरिटीज़ या बिग ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, जिसमें हम पर्सनली नेगोशिएट नहीं करते। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्लूजन ऑफ लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी बाय वन पार्टी। इसमें होता है कि एक ही पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टेड होता है। इसमें हम दो पार्टीज को इकट्ठे बिठा के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। इसमें पहले से प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरी पार्टी को सिर्फ कहा जाता है कि आपने मानना है या नहीं मानना। इसमें दूसरी पार्टी की पावर्स बहुत कम हो जाती हैं और एक पार्टी डोमिनेंस शो करती है। देयर इज नो बार्गेन पोजीशन, यहाँ पे सारे पॉइंट्स गिवन है। वन पार्टी इज एट द ग्रेटर बार्गेन पोजीशन, पर्सन इज जनरली ड्राफ्टेड द टर्म विच सूट हिम द मोस्ट। ऐसे रेलवे ने जो ड्राफ्ट करा होगा वो उसने अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया होगा, ना कि पैसेंजर्स को तो सोच के। उसमें पैसेंजर्स को कोई बार्गेनिंग पोजीशन नहीं मिलती और इस अनइक्वल बार्गेनिंग के कारण लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व होना पड़ता है और काफी सारे रूल्स इस तरह बनाए जाते हैं ताकि दोनों की पावर सेम रहे। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसके 10 एसेंशियल्स हैं जो हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट, मतलब एक लिखित रूप से डाटा होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलचाल पे। इसमें फेमस केस है चैपल्टन वर्सेस बैरी अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। In this case, a plaintiff hired a chair from the defendant to sit on the bench. इसमें जो प्लेंटिफ था उसने एक चेयर हायर करी डिफेंडेंट से बीच पे बैठने के लिए, लेकिन वो चेयर टूट गई जिसकी वजह से प्लेंटिफ को चोट लगी। तो जब प्लेंटिफ उसके पास गया डिफेंडेंट के पास कि उसको पैसे वापस चाहिए क्योंकि उसकी जो पेड द रिक्वेस्ट टुक वन चेयर, क्योंकि उसका जो चोट लगी है इसलिए, जो लेकिन जो डिफेंडेंट था उसने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी टिकट के पीछे वो छोटा सा लिखा हुआ था, द काउंसिल विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्सीडेंट और डैमेज राइजिंग फ्रॉम हायरिंग ऑफ द चेयर। इट वाज हेल्ड दैट द टिकट वाज नो मोर देन अ रिसीप्ट। तो इस केस में उन्होंने माना कि जैसे अगर उसने पीछे लिखा भी हुआ है टिकट के, लेकिन वो ना कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो सिंपल एक रिसीट है कि पेमेंट हुई है, तो इस केस में वो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं मान जाता, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो इस वजह से जो डिफेंडेंट था उसे लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब है फ्रॉड विद नॉट इंटेंशन टू डू अ फ्रॉड। तो इस केस में क्या होता है, फेमस केस है कर्टिस वर्सेस केमिकल क्लीनिंग एंड डाइंग कंपनी। इसमें होता है कि प्लेंटिफ है जो डिफेंडेंट को अपनी ड्रेस या कोई क्लोथ साफ करने के लिए देता है, जिसकी वजह से लेकिन डिफेंडेंट से गलती से उस पर डैमेज हो जाता है और उस पर आर्टिकल्स उसके खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसके खिलाफ केस फाइल करती है। लेकिन डिफेंडेंट कहता है कि उन्होंने अपनी कंडीशन में प्री डिस्क्राइब पहले ही करा हुआ है कि अगर कुछ भी गलती होती है कपड़े धोने में तो हम वी आर नॉट लाइबल। बट देखा जाए तो जो उनका काम है वही कपड़े धोना, अगर वही वो अच्छे से नहीं करेंगे तो वो क्या होएगा, वो उनका मतलब ही क्या है कोई काम करने का। तो देयर इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी जो वर्क है उसको ही उन्होंने सेव कर लिया एज अ कॉन्ट्रैक्ट में लिख के। तो इस केस में भी डिफेंडेंट को लाइबल माना जाएगा और उसे उसकी कंपनसेशन प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट, देयर शुड बी रीजनेबल नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसका रीजनेबल नोटिस दूसरे जने को मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम से वो टर्म्स पलटी जाए। इसमें एक फेमस केस है मैसर्स प्रकाश रोड लाइंस पी एल लिमिटेड एंड एचएमटी बैरिंग्स लिमिटेड। इसमें कहा था कि जो that carrier is bound to deliver the goods consigned at the appointed destination or else he will be liable to pay the compensation for the same.
merely printed on the lorry receipt that the goods are transported at the owner will not absolve the transporter from his duty. It is proved that such term was brought to the notice of the plaintiff. तो इसमें भी वही केस है एक तरह से, लेकिन इसमें बताया कि नोटिस नहीं, इसमें बताया कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में क्या था कि उन्होंने एक लोरी ली और उस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी नुकसान होता है किसी भी सामान का तो वो ऑनर का रिस्क है, लेकिन देखा नहीं लोरी का काम क्या है, उस सामान को लेके जाना। तो अगर वो प्लेंटिफ को नहीं बताती कि आपका रिस्क है और अगर कुछ हुआ तो आप मानोगे, तो इस केस में वो जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट है वही लायबल होगा कि जिसने नुकसान करे ट्रांसपोर्टर। ऐसे कुछ बिल्कुल ऐसे बिना बताए करने से नहीं होगा। लेकिन अगर उसने उसे बताया कि अगर नुकसान आपका तो आपका होगा, तो इस केस में वो लायबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। और आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज काफी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, काफी केसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं अपनी तरफ से काफी इजी और जो कंसेप्चुअली अच्छे केसेस हैं वो कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस विद द कॉन्ट्रैक्ट। जो नोटिस हम देते हैं वो क्या होना चाहिए, कंटेम्परेनियस होना चाहिए, मतलब साथ साथ में देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज दिया कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद नोटिस कर दिया कि हमें, जैसे हमने केक ऑर्डर दिया और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम केक का ऑर्डर इतनी पेमेंट करेंगे, लेकिन हमने बर्थडे से एक दिन पहले बोलते हैं कि हमें केक का वेट इतना चाहिए, तो ये नोटिस उसे साथ के साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बाद में दिया जाए। नेक्स्ट, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल, देयर शुड बी नो अनरीजनेबल टर्म्स। इसमें काफी फेमस केस है सेंटर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ब्रोजोनाथ का। इस केस में वो बताते हैं कि जो कॉर्पोरेशन था उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए अनरीजनेबल टर्म्स लिखी कि हम आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं 3 मंथ का सैलरी देके, और दूसरी तरफ आपने अगर अपनी जॉब छोड़नी है तो आपको 3 मंथ का नोटिस सर्व करना पड़ेगा। तो इस केस में ब्रोजोनाथ ने कहा कि दैट इज नॉट मतलब एडिकेट कि हमें कभी भी निकाल दो अकेम्प्ड बाय चेक ऑफ 3 मंथ्स। तो इसलिए अनरीजनेबल टर्म्स भी बार्गेन करनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अनरीजनेबल टर्म्स नहीं होनी चाहिए। सो इन दैट केसेस वी कैन चैलेंज इन द कोर्ट ये अनरीजनेबल टर्म्स है हमारे लिए और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मालूम या हम मायने नहीं रखते। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जेम्पशन क्लॉज। जो भी हमें एग्जेम्प्ट करता है, जिस तरह हमने कर्टिस वाला पढ़ा था उसमें जो पिछला सेकंड केस था कर्टिस वर्सेस क्लीनिंग एंड डाइंग कंपनी में, उसमें उन्होंने जैसे अपनी एग्जेम्पशन ली थी कि हमने कपड़े अगर खराब हो तो हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन इसकी इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम ऐसा मानते हैं, उसकी नोटिस में आना पड़ेगा। जिस तरह वैलिस वर्सेस प्रैट केस में था, उसने कुछ सीड्स उसे सेल करे थे कि हम ये बहुत अच्छी वैरायटी के सीड्स हैं, और लेकिन जब उसकी ग्रोथ हुई और सीड्स उसके अच्छे नहीं निकले तो उसने उसकी तरफ एक्शन लिया। लेकिन उन्होंने जो प्लेंटिफ था इसमें लिखा है द appellant who had sold the seed were forced to pay the compensation to their buyer and they in turn brought the action and recover compensation paid by them. The respondent pleaded exemption from the liability on the basis clause in the agreement stated as above. It was held that the breach was and planned condition that goods shall correspond to not only the sample but description as well as to pay the compensation. That it may be noted that exemption clause had excluded liability from the breach of warranty and not of the breach of the conditions. तो इसमें मैं वापस आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ। इस केस में हुआ क्या था, देयर इज अ मतलब एक जने ने इंग्लिश सैफरन के सीड्स लिए थे अपेलेंट से। द कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्जेक्ट एक्सेप्शन क्लॉज उधर क्या था, सेलर गिव्स नो वारंटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एज टू ग्रोथ, कि सीड्स अच्छे निकले खराब निकले उगे या ना उगे इसकी उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें जब प्लेंटिफ ने वो सीड्स ग्रोए तो वो जाइंट सैफरन के निकले ना कि इंग्लिश सैफरन के। तो उसने उसके खिलाफ केस करा कि ऐसे गलत है, लेकिन उसने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन फिर कोर्ट ने हेल्ड करा कि उसने कहा था कि उसकी वारंटी नहीं होगी उगने या ना उगने की, लेकिन इस तरफ उसने गलत सीड्स वो नहीं दे सकता। नेक्स्ट, फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर शुड बी नोट, मतलब कि अगर मैं कहूं कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूं कि अगर मैं आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया तो मैं वो नहीं हूं लायबल। तो इस केस में देयर इज फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट था वही हमने ब्रीच कर दिया, तो इस केस में वो नहीं मानना चाहिए और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे अलेक्जेंडर वर्सेस रेलवे एग्जीक्यूटिव, इसमें उन्होंने सामान दिया था प्लेंटिफ ने रेलवे को रखने के लिए, लेकिन वो सामान टूट के आ गया। तो इस केस में लिखा था कि रेलवे ने कहा था अगर सामान को कुछ हुआ या खोआ तो उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन देखा जाए तो फंडामेंटल ब्रीच है, जब उसने पैसे उस चीज के लिए रखने के और वो नहीं रख पाया तो इस वजह से वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, इसमें डिफरेंस बताया गया। मिसरिप्रेजेंटेशन में हम जानबूझकर गलती नहीं करते, अनजाने में हो जाती है, और फ्रॉड में हम जानबूझ के दूसरे को धोखा और डिसीवमेंट के लिए वो काम करते हैं।
तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज। तो इसमें होता है कि कई लायबिलिटीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी होती लेकिन हो जाती है। इस तरह व्हाइट एंड जॉन वैरिक एंड कंपनी लिमिटेड, इसमें प्लेंटिफ ने साइकिल हायर करी जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी चोट लगती है तो डिफेंडेंट जिम्मेवार नहीं होगा। लेकिन जब प्लेंटिफ साइकिल राइड कर रहा था वो सैडल होकर नीचे मतलब झुक गई हल्की सी और प्लेंटिफ नीचे गिर गया और चोट लग गई। तो उसने कहा था कि मैंने तो लिखा है कि अगर चोट लगी तो हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन इसमें प्लेंटिफ की भी क्या गलती थी क्योंकि वो साइकिल में सैडल टिल्ट हुआ था, इट इज सैडल टिल्टेड, मतलब क्योंकि इस एग्जाम्पशन क्लॉज में एक्सक्लूड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, लेकिन वो नेग्लिजेंस माना जाता है क्योंकि उसने वो अपनी साइकिल अच्छे से मेंटेन नहीं करी थी जिसकी वजह से प्लेंटिफ गिरा, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, कि इसमें जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी में नहीं होती। If A and B enters into a contract under which B tries to exclude his liability by an exemption, मान लो A और B कॉन्ट्रैक्ट में आता है और B एक्सक्लूड कर लेता है कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर कुछ भी हुआ, और C would not exempt any person, say C, from liability from that that C is stranger to contract and he can't take advantage of the contract between A and B। तो इस रूल में हमें बताया गया है कि जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस केस है CW Martin and Sons, प्लेंटिफ gave a fur garment to Furrier for cleaning। तो प्लेंटिफ ने अपना एक फर वाला गारमेंट दिया फरियर को क्लीनिंग के लिए, लेकिन जो फरियर था उसने वो अपना खुद से साफ करने की जगह किसी और थर्ड पार्टी को एलोकेट कर दिया कि वो साफ करे, लेकिन जो थर्ड पार्टी वाला उसने वो सामान डिफेंडेंट सर्वेंट स्टोल, मतलब उसने वो सामान चोरी कर लिया, तो जिसकी वजह से डिफेंडेंट चाहता है कि वो एग्जेम्प्ट करेगा लायबिलिटी कि उसने एग्रीमेंट करा था प्लेंटिफ के साथ, अगर सामान चोरी या कुछ होता है तो उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन इसमें वो जो दूसरा बंदा था जिसको उसने दिया वो लायबल माना जाएगा क्योंकि उसकी एग्जम्पशन नहीं लिखी हुई थी। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। तो हम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मानते हैं कई चीजों के लिए कि हमें लीगली प्रोटेक्शन देती है गवर्नमेंट कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1967, रोड ट्रैफिक एक्ट 1960, ट्रांसपोर्ट एक्ट 1962, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1979, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1977 एंड कंज्यूमर सेफ्टी एक्ट 1978। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हमारी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी है और हम उस पर क्या क्या फाइल कर सकते हैं केस और क्या क्या हमारी लायबिलिटीज और हमारे कंपनसेशंस बनते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट हम प्रोमिसरी एस्टॉपल नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने सजेशंस। बाय।